नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। यह है बीए पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट की क्लास है और इस पेपर के अंतर्गत हम लोग आज कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का अध्ययन इस व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे। मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत जो है मार्क्स के विचारों का मूल आधार है। जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत है वह मार्क्स की विचारधारा का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है और उसके समस्त विचारों का मूल आधार भी है। मार्क्स के अनुसार विश्व की सभी समस्याओं के समाधान में यह हमारा पथ प्रदर्शन करता है। मार्क्स का ऐसा मानना है कि विश्व की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान मार्क्स को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत में दिखाई देता है और यह सिद्धांत उन समस्याओं के समाधान में हमारा पथ प्रदर्शन करता है, ऐसा मार्क्स का मानना है। हम देखते हैं कि द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है ये दो शब्दों से मिलकर बना है और इनके क्या तात्पर्य हैं। मार्क्स ने इन शब्दों को किस अर्थ में यहाँ पर प्रयुक्त किया है हम देखते हैं। प्रथम शब्द जो है वह है द्वंद्वात्मक। यह शब्द उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है जिसके अनुसार सृष्टि का विकास हो रहा है। समझ में आई आपको बात कि जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के अंतर्गत प्रथम शब्द है द्वंद्वात्मक, यह शब्द जो है उस प्रक्रिया को स्पष्ट करता है या उस प्रक्रिया को बताता है जिसके अनुसार इस संपूर्ण सृष्टि का विकास हो रहा है या होता है। दूसरा शब्द जो है वह है भौतिकवाद और भौतिकवाद जो शब्द है यह सृष्टि के मूल तत्व को सूचित करता है। सृष्टि का मूल तत्व क्या है उसको भौतिकवाद शब्द जो है बताता है। अब हम देखते हैं कि पहले द्वंद्वात्मक प्रक्रिया क्या है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली को हीगल से ग्रहण किया है। प्रणाली या पद्धति को हीगल से ग्रहण किया है। हीगल जो विचारक हैं, जो द्वंद्वात्मक प्रक्रिया है वह मूलतः हीगल की है, लेकिन मार्क्स ने इसको हीगल से ग्रहण किया है। हीगल यह मानकर चलता है कि समाज की प्रगति प्रत्यक्ष रूप से न होकर एक टेढ़े मेढ़े तरीके से हुई है। हीगल क्या कहता है कि समाज की जो प्रगति है, समाज का जो विकास है वह एक सीधे दिशा में ना होकर, प्रत्यक्ष रूप से ना होकर एक टेढ़े मेढ़े तरीके से हुआ है और इस प्रक्रिया के तीन अंग है। पहला है वाद अर्थात थीसिस, दूसरा है प्रतिवाद एंटीथीसिस और तीसरा है संवाद या सिंथेसिस। हम देखते हैं ये किस प्रकार कार्य करती है यह प्रक्रिया। मार्क्स की द्वंद्वात्मक पद्धति का आधार हीगल का यही द्वंद्ववादी दर्शन या उसकी पद्धति है। हीगल ने अपना जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत दिया है उसमें द्वंद्वात्मक पद्धति जो अपनाई है वह हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति के आधार पर ही उसने इसका प्रयोग किया है। अब देखते हैं कि वाद, प्रतिवाद और संवाद, इनका अर्थ क्या है। वाद, पहले हम देखते हैं वाद। मार्क्स के अनुसार वाद समाज की एक साधारण स्थिति है जिसमें कोई अंतर्विरोध नहीं पाया जाता। जब विकास की प्रक्रिया शुरू होती है या आगे उसकी आगे बढ़ती है गति उसकी, तो पहला जो उसके अंतर्गत स्थिति आती है वह क्या है, वाद। वाद क्या है, समाज की एक साधारण स्थिति और इसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर्विरोध मार्क्स के अनुसार नहीं पाया जाता है। दूसरा है प्रतिवाद। थोड़े समय बाद वाद से असंतुष्ट होकर उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में प्रतिवाद उत्पन्न हो जाता है। थोड़े समय बाद, जैसे ही विकास की गति आगे बढ़ती है, प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो थोड़े समय बाद जो है वाद जो स्थिति थी जिसके बारे में हमने ऊपर चर्चा की है, इससे असंतुष्ट होकर उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप में एक प्रतिवाद उत्पन्न हो जाता है। यह एक निषेधात्मक स्थिति है और वाद की अपेक्षा अधिक प्रगतिशील मानी जाती है। ठीक है, तो वाद का उल्टा है प्रतिवाद, तो उसको एक कम निषेधात्मक स्थिति कहते हैं। दूसरा है संवाद। प्रतिवाद में अंतर्विरोध चलता है, अर्थात प्रतिवाद का भी प्रतिवाद उत्पन्न होता है। बात समझ में आई आपको कि प्रतिवाद सब, जैसे विकास की गति आगे बढ़ती है तो प्रतिवाद में भी अंतर्विरोध उत्पन्न हो जाता है और प्रतिवाद का एक दूसरा प्रतिवाद उत्पन्न हो जाता है और इन दो प्रतिवादों के संयोग से, मिलन से संवाद या सिंथेसिस की उत्पत्ति होती है।
ठीक है। इस प्रकार वाद, प्रतिवाद और संवाद की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है और यही वह प्रक्रिया है जिससे समाज का या सृष्टि का विकास मार्क्स के अनुसार होता है। पहले वाद आता है, फिर उसकी प्रतिक्रिया के स्वरूप प्रतिवाद आता है, प्रतिवाद की प्रतिक्रिया स्वरूप एक नया प्रतिवाद आता है और इन दोनों प्रतिवादों में आपस में संयोग होकर संवाद की स्थिति उत्पन्न होती रहती है और कालांतर में फिर यही संवाद एक नए वाद में परिणत हो जाता है। फिर प्रतिवाद और संवाद ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। हाँ, मार्क्स ने और उसके अनुयायियों ने इस प्रक्रिया को गेहूं के पौधे के उदाहरण के द्वारा हमें समझाने का प्रयास किया है। वह कैसे है हम देखते हैं। गेहूं के, हम एक दाने की बात करते हैं। हम एक गेहूं का दाना लेते हैं। यह दाना क्या है? एक वाद है। प्रथम स्थिति विकास की प्रक्रिया की प्रथम स्थिति वाद। तो यहां पर गेहूं के दाने को क्या माना गया है? एक वाद माना गया है। भूमि में बो देने के उपरांत इसके विरुद्ध भूमि की प्रक्रिया आरंभ होती है। भूमि में हमने दाने को बो दिया तो इस दाने के विरुद्ध कौन प्रतिक्रिया करता है? प्रक्रिया प्रारंभ करता है भूमि। तो यह दाना गलकर या नष्ट होकर अंकुरित होता है और पौधा बनता है और यह पौधा विकास की दूसरी कड़ी या दूसरी अवस्था है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रतिवाद कहते हैं। अब आगे बढ़ती है विकास की प्रक्रिया। तीसरी कड़ी में पौधे में बाली आती है और बाली के पकने पर उसमें गेहूं के दाने आते हैं तथा पौधा सूखकर नष्ट हो जाता है और यह नष्ट होने की जो अवस्था है तीसरी अवस्था है जिसे संवाद या विपरिणाम, नेगेशन ऑफ नेगेशन कहा गया है। ठीक है। तो गेहूं का पौधा किस प्रकार बीज से लेकर पुनः नष्ट हो जाता है, तो उस प्रक्रिया के माध्यम से मार्क्स ने वाद, प्रतिवाद और संवाद की जो अवस्थाएं हमें समझाने का प्रयास किया है और उन्हीं अवस्थाओं के माध्यम से विकास की प्रक्रिया को भी हमें मार्क्स ने समझाया है। अब हम आर्थिक जीवन की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में इस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को समझने का प्रयास करते हैं कि द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को आर्थिक जीवन की जो विभिन्न अवस्थाएं हैं उनके संदर्भ में किस प्रकार समझा जा सकता है। पूंजीवाद या व्यक्तिगत संपत्ति की अवस्था वाद है। ठीक है। जिस प्रकार गेहूं के दाने को गेहूं के दृष्टांत या उदाहरण में एक वाद माना गया था, तो यहां पर कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं? पूंजीवाद जो कि व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा पर आधारित है। पूंजीवाद या व्यक्तिगत संपत्ति की अवस्था क्या है? वाद है, जिसमें क्या असंगति रहती है कि समाज शक्तिशाली व सर्वहारा लोग, सर्वहारा यानी जो गरीब लोग हैं, शोषित लोग हैं, श्रमिक लोग हैं, शक्तिशाली व सर्वहारा लोगों के दो वर्गों में बंट जाता है। पूंजीवाद की अवस्था के अंतर्गत यह असंगति पाई जाती है कि समाज शक्तिशाली और सर्वहारा इस प्रकार के दो वर्गों में बंट जाता है। एक तो शक्तिशाली पूंजीपति वर्ग होता है, दूसरा श्रमिक वर्ग होता है, जिसे यहां पर सर्वहारा नाम दिया है मार्क्स ने। इस असंगति या दोष के कारण समाज में संघर्ष उत्पन्न होता है। ठीक है। समाज जब दो असमान वर्गों में बटा हुआ है तो एक असंगति है पूंजीवादी व्यवस्था की और इस असंगति के कारण उस पूंजीवादी समाज में संघर्ष उत्पन्न होता है तथा व्यक्तिगत संपत्ति की सामाजिक अवस्था अर्थात पूंजीवाद के प्रतिवाद स्वरूप समाज के विकास की वह अवस्था आती है जिसे सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटरिएट की अवस्था कहा जाता है। इन दोनों अवस्थाओं के संवाद स्वरूप वह अवस्था आती है जिसे साम्यवाद की अवस्था कहा जाता है तथा जिसमें व्यक्तिगत संपत्ति के स्थान पर सामाजिक स्वामित्व की अवस्था होती है। बात समझ में आई आपको? तो इस प्रकार पूंजीवाद को मार्क्स ने वाद की अवस्था कहा है और सर्वहारा वर्ग के अधिनायक तंत्र की अवस्था को प्रतिवाद माना है और साम्यवाद जिसकी स्थापना मार्क्स करना चाहता है अपने सिद्धांतों की अनुसार वह अवस्था संवाद कही है। साम्यवाद की अवस्था क्या है? संवाद। तो विभिन्न आर्थिक स्थितियों के संदर्भ में प्लेटो ने अपने द्वंद्वात्मक जो प्रक्रिया का सिद्धांत है उसको यहाँ पर प्रयुक्त किया है और इस दौरान उसने पूंजीवाद को वाद माना है और कालांतर में इस पूंजीवाद के विरुद्ध प्रतिक्रिया स्वरूप एक प्रतिवाद का जन्म होता है जिसे सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र नाम दिया गया है और फिर इसके विरुद्ध एक प्रतिक्रिया स्वरूप एक नई अवस्था आती है जिसे साम्यवाद मार्क्स कहता है और उसे समवाद की स्थिति मार्क्स ने माना है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक प्रणाली हीगल से ग्रहण की है।
परंतु मार्क्सवादी जो द्वंद्ववाद है हीगल के द्वंद्ववादी सिद्धांत से बहुत भिन्न है। यद्यपि मार्क्स ने अपनी जो द्वंद्वात्मक प्रणाली हीगल से ग्रहण की है, लेकिन मार्क्स का द्वंद्ववाद हीगल के द्वंद्ववाद से भिन्न है। स्वयं मार्क्स के ही शब्दों में इस बात को हम कहें तो, मेरी द्वंद्वात्मक पद्धति न केवल हीगलवादी पद्धति से भिन्न है, वरन वह उसके बिल्कुल विपरीत है। मेरी द्वंद्वात्मक पद्धति न केवल हीगलवादी पद्धति से भिन्न है, वरन वह उसके बिल्कुल विपरीत है। मैंने हीगल में द्वंद्वात्मक तर्क अपने सिर के बल पर खड़ा पाया, मैंने उसे सीधा कर पैरों के बल पर खड़ा कर दिया। अब इस कथन का क्या मायने हैं हम आगे देखेंगे कि जो द्वंद्वात्मक पद्धति है हीगल और मार्क्स की, उन दोनों में बहुत अंतर है। और इस अंतर को स्पष्ट करते हुए मार्क्स कहता है कि मैंने हीगल की जो द्वंद्वात्मक पद्धति है, जो द्वंद्वात्मक तर्क उन्होंने प्रस्तुत किया है, वह सिर के बल खड़ा हुआ था और मार्क्स ने उसे सीधा कर दिया और उसके पैरों पर उसे खड़ा कर दिया। इसके क्या मायने हम आगे देखेंगे। अब हम चर्चा करते हैं मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद शब्द के जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में दूसरा शब्द है भौतिकवाद। भौतिकवाद से क्या तात्पर्य है? अभी हमने बता दिया था कि जो भौतिकवाद के जो बात है वह हीगल से भिन्न वाली स्थिति है, क्योंकि हीगल ने अपने द्वंद्ववाद का आधार किसी और चीज को माना था और मार्क्स ने किसी और चीज को माना है। तो मार्क्स के अनुसार जो हीगल का द्वंद्ववादी पद्धति थी वह अपने सिर के बल खड़ी हुई थी और प्लेटो ने उस द्वंद्ववादी पद्धति को सीधा कर उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। वो किस अर्थ में हम देखते हैं। हीगल और मार्क्स के द्वंद्ववाद में प्रमुख अंतर यह है कि हीगल एक आदर्शवादी विचारक था, ठीक है, और वह विश्वात्मा या सूक्ष्मतम आत्म तत्व को समाज का नियामक कारण मानता था। बात समझिए आप, हीगल एक आदर्शवादी विचारक था और उसने विश्वात्मा, ये विश्वात्मा शब्द जो है हीगल के विचारों में आपको दिखाई देगा, विश्वात्मा या सूक्ष्मतम आत्म तत्व को समाज का नियामक कारण माना था। हीगल की दृष्टि में इतिहास जो है विश्वात्मा की क्रमिक अभिव्यक्ति है और वह भी एक देवीय आयोजन के द्वारा जो संपूर्ण विश्व में परिव्याप्त है। परंतु मार्क्स ने हीगल के विश्वात्मा सिद्धांत को काल्पनिक कहकर छोड़ दिया और उसके स्थान पर विशुद्ध भौतिक तत्व की महत्ता को स्वीकार किया, क्योंकि वह न केवल प्रत्यक्ष सत्य या वास्तविक ज्ञान है वरन सुस्पष्ट शाश्वत रूप भी है। कहने का मतलब यह है कि जो हीगल का द्वंद्ववाद है उसका आधार क्या है? विश्वात्मा या आत्म तत्व, आत्मा को या विश्वात्मा को उसने अपने द्वंद्ववाद का आधार माना है और उसी के आधार पर उसने विकास की प्रक्रिया को समझाया है। मार्क्स ने हीगल के इस विचार को छोड़ दिया और वह कहता है कि विश्वात्मा इस सृष्टि का नियामक तत्व नहीं है, यानी आत्मा या आत्म तत्व इस सृष्टि का नियामक तत्व नहीं है, सिद्धांत नहीं है, अपितु भौतिक पदार्थ या भौतिक तत्व ही इस सृष्टि का नियामक तत्व है, क्योंकि हम भौतिक तत्व का वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, विश्वात्मा का हमें ज्ञान नहीं होता। तो ऐसे काल्पनिक सिद्धांत को सृष्टि का आधार मानने के स्थान पर मार्क्स ने भौतिक तत्व को, जिसका हमें प्रत्यक्ष या सत्य या वास्तविक ज्ञान हो सकता है और वह शाश्वत रूप में मौजूद भी है, उसको इस सृष्टि का आधार माना है विश्वात्मा के स्थान पर। तो यहाँ जो बात कही थी मार्क्स ने कि जो हीगल का द्वंद्ववाद था वह अपने सिर के बल खड़ा था, क्योंकि वह उल्टा था कि उसका कहने का मतलब यह है कि आत्मा या विश्वात्मा से सृष्टि का विकास नहीं होता, अपितु भौतिक पदार्थ जो है वह सृष्टि का आधार है और आत्म तत्व की उत्पत्ति भी या उसका विकास भी भौतिक तत्व से ही होता है। ठीक है, मार्क्स का कहना है कि हम आत्म तत्व का अनुभव प्रत्यक्ष रूप में नहीं कर सकते और इसलिए हमारे लिए उसका होना नहीं के बराबर है। जिसको हम देख नहीं सकते, जिसका हम प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर सकते, वह हमारे लिए नहीं होने के बराबर है। परंतु इसके विपरीत जो भौतिक पदार्थ है, भौतिक पदार्थ अर्थात जैसे मिट्टी, पत्थर,
हड्डी, मांस, कंकर आदि हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ते हैं और हमारे लिए वे सर्वथा सत्य भी हैं। इस कारण निश्चित और स्पष्ट भौतिक वस्तुओं को छोड़कर, भौतिक वस्तुएं क्या होती हैं? निश्चित होती हैं और स्पष्ट होती हैं, को छोड़कर आत्मा जैसी मृग मरीचिका को अपने दर्शन का आधार कैसे बनाया जा सकता है? ऐसे दर्शन में वास्तविकता नहीं हो सकती। इस प्रकार मार्क्स ने हीगल के विपरीत भौतिकवाद को अपने दर्शन का आधार बनाया। ठीक है, हीगल के मत में भौतिक वस्तुएं प्रकृति आदि आत्मा से के विकार अर्थात उससे उत्पन्न है। हीगल के मत में क्या था कि जो भौतिक वस्तुएं हैं, हीगल के मत में भौतिक वस्तुएं प्रकृति आदि आत्मा के विकार अर्थात आत्मा से उत्पन्न होते हैं, परंतु मार्क्स के अनुसार जिसे हम आत्मा, मन अथवा मस्तिष्क कहकर संबोधित करते हैं, वह उसी प्रकार भौतिक शरीर से उत्पन्न वस्तुएं हैं जैसे घड़ी के पुर्जों को एक निश्चित क्रम में संयुक्त कर देने पर उनमें गति उत्पन्न हो जाती है। समझ में आई आपको बात कि जो प्रकृति या भौतिक वस्तुएं हैं वे आत्मा के विकार हैं, आत्मा से उत्पन्न है, ऐसा हीगल का मानना है। जबकि मार्क्स इसके विपरीत मानते हैं कि नहीं, भौतिक वस्तुएं आत्मा से उत्पन्न नहीं होती, अपितु आत्मा स्वयं भौतिक वस्तुओं से उत्पन्न होती है, भौतिक शरीर से उत्पन्न होती है। ठीक है, और उदाहरण भी दिया है उन्होंने, जैसे हम घड़ी के पुर्जों को एक निश्चित रूप से व्यवस्थित कर देते हैं, उन्हें जोड़ देते हैं तो उसमें एक गति अपने आप उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार भौतिक शरीर के माध्यम से या भौतिक शरीर की जो स्थिति है उसी से आत्मा, मन अथवा मस्तिष्क की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार हीगल विचारों को प्रधान मानते हैं। अब देखिए यहाँ पर खास बात, हीगल ने विचारों को यानी आत्मा और विश्वात्मा अर्थात विचार को प्रधान माना है और पदार्थ को विचारों का प्रतिबिंब माना है। यानी जो पदार्थ है या भौतिक तत्व है वह विचारों से उत्पन्न होता है, ऐसा हीगल का मानना है। किंतु कार्ल मार्क्स ने क्या किया है? पदार्थ, विचारों के स्थान पर पदार्थ अर्थात भौतिक पदार्थ को प्रधान माना है और उसका विचार है कि पदार्थ ही विचारों के स्रोत होते हैं, अर्थात विचार जो होते हैं वह भौतिक पदार्थ से ही उत्पन्न होते हैं। मार्क्स के शब्दों में मानवीय चेतना उसके सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती, इसके विपरीत उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना का निर्धारण करता है। यह महत्वपूर्ण कथन है मार्क्स का, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि मानवीय चेतना उसके सामाजिक अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती, इसके विपरीत उसका सामाजिक अस्तित्व उसकी चेतना का निर्धारण करता है। हीगल इसके विपरीत बात कहते थे कि जो सामाजिक अस्तित्व है वह मानवीय चेतना से निर्धारित होता है। ठीक है ना, तो मार्क्स ने हीगल के विपरीत बात कही है। अब देखते हैं इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की क्या विशेषताएं हैं। सोवियत संघ के भूतपूर्व नेता थे जे स्टालिन, आप लोगों ने नाम सुना होगा। उन्होंने अपनी रचना फिलॉसफी ऑफ मार्क्सिज्म में द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विस्तार के साथ विवेचना की है। तो मार्क्स की विचारधारा के अध्ययन तथा स्टालिन की व्याख्या के आधार पर हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की निम्न विशेषताएं बता सकते हैं। पहला है, द्वंद्ववाद के अनुसार विश्व स्वतंत्र और असंबद्ध, आप ध्यान दीजिए, विश्व स्वतंत्र और असंबद्ध वस्तुओं का ढेर या संग्रह मात्र नहीं है, वरन एक समग्र इकाई है और जिसकी समस्त वस्तुएं परस्पर संबद्ध हैं और एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसलिए हमारे द्वारा किसी को दूसरी वस्तुओं के साथ उनके संदर्भों के संबंधों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। तो पहली द्वंद्ववाद भौतिकवाद का जो सिद्धांत है उसकी पहली विशेषता क्या है कि जो ये विश्व है वह स्वतंत्र और असंबद्ध, मतलब जो स्वतंत्र हैं और जिनका किसी दूसरी वस्तु से कोई नाता नहीं है और एक दूसरे से वे जुड़ी हुई नहीं है, ऐसी वस्तुओं का ढेर नहीं है, अपितु विश्व क्या है? एक समग्र इकाई है जिसमें समस्त वस्तुएं परस्पर संबद्ध हैं और एक दूसरे पर निर्भर है। तो अगर हमें किसी एक वस्तु को समझना है तो उस वस्तु को अन्य वस्तुओं के साथ उसके संबंधों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। दूसरा है, द्वंद्ववाद के अनुसार प्रकृति अस्थिर, गतिशील और निरंतर परिवर्तनशील है। द्वंद्ववाद के अनुसार जो ये प्रकृति है यह अस्थिर है, निरंतर गतिशील है और निरंतर परिवर्तनशील भी है। प्रकृति के अंदर सदैव कुछ नई चीजें उत्पन्न और विकसित होती रहती हैं और पुरानी चीजें नष्ट होती रहती हैं। अतः
हमारे द्वारा विश्व तथा उसकी प्रकृति को समझने के लिए उसकी गतिशीलता को दृष्टि में रखना होगा। दूसरी विशेषता हो गई। तीसरे देखते हैं। द्वंद्ववाद के अनुसार वस्तुओं में विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया सरल नहीं है। बात समझ में आपको? द्वंद्ववाद के अनुसार जो वस्तुओं में विकास होता है वह विकास या परिवर्तन जो है उसकी प्रक्रिया सरल नहीं है। वे केवल अपनी दिशा में ही आगे नहीं बढ़ती, अर्थात उनका सीधा विकास नहीं होता, उनमें गुणात्मक परिवर्तन भी होता है, जिसके परिणाम स्वरूप वे अपने पुराने गुणों को छोड़कर नवीन गुणों को धारण कर लेती हैं। ठीक है, तो वस्तुओं में विकास और परिवर्तन की प्रक्रिया सरल नहीं है, अर्थात वे एक सीधी दिशा में, सरल दिशा में आगे नहीं बढ़ती, अपितु उनमें गुणात्मक परिवर्तन भी होता है और इसके परिणाम स्वरूप वे अपने पुराने गुणों को छोड़कर कुछ नवीन गुणों को धारण करती हैं। चौथी विशेषता है कि वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन धीरे धीरे न होकर शीघ्रता के साथ तथा अचानक होते हैं। वस्तुओं में जो गुणात्मक परिवर्तन की बात अभी कही है वे धीरे धीरे नहीं होते, वे शीघ्रता के साथ होते हैं और अचानक होते हैं। पांचवी विशेषता है वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन क्यों होते हैं। इसका उत्तर मार्क्स हीगल की विचारधारा के आधार पर देता है। उसके अनुसार वस्तुओं में शाश्वत अंतर्विरोध पाया जाता है और होता है। उसके अनुसार वस्तुओं में शाश्वत अंतर्विरोध पाया जाता है और वस्तुओं में निहित इस अंतर्विरोध के कारण ही वस्तुओं में गुणात्मक परिवर्तन होता है। छठी जो विशेषता है वह क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद प्राकृतिक जगत की आर्थिक तत्वों के आधार पर व्याख्या करता है और पदार्थ को समस्त विश्व की नियंत्रक शक्ति के रूप में स्वीकार करता है। ठीक है, तो जो सिद्धांत है मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद वह प्राकृतिक जगत की जो व्याख्या करता है वह आर्थिक तत्वों के आधार पर करता है और भौतिक पदार्थ को समस्त विश्व की नियंत्रक शक्ति मानता है, न कि आत्म तत्व को, जैसा कि हीगल ने माना है। ठीक है, तो ये विशेषताएं हैं कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवादी सिद्धांत की। अब इसकी हम कुछ आलोचनाओं की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं कि इसमें क्या दोष है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचनाएं इस प्रकार से की जा सकती हैं। पहली जो आलोचना है वह है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अत्यधिक अस्पष्ट सिद्धांत है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद अपने आप में नितांत अस्पष्ट है और इसको एक थोथी दार्शनिक मान्यता माना गया है। मार्क्स ने इसका पूर्ण और आवश्यक विवेचन नहीं किया है। इस संबंध में वेपर का कथन महत्वपूर्ण है। द्वंद्ववाद की धारणा अत्यंत गूढ़ और अस्पष्ट है, यद्यपि मार्क्स और एंजल्स के समस्त लेखन का यह आधार है, लेकिन इसे कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है। तो पहला आलोचना क्या है या दोष क्या है? ये अत्यंत अस्पष्ट है। दूसरी जो आलोचना है वह है असंगतिपूर्ण धारणा माना गया है इसको, कि मार्क्स की द्वंद्ववादी जो धारणा है वह असंगतिपूर्ण है। असंगतिपूर्ण क्यों है? मार्क्स ने एक स्थान पर लिखा है कि व्यक्ति अपना इतिहास स्वयं बनाता है। व्यक्ति अपना इतिहास स्वयं बनाता है, लेकिन उसने द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को अपनाते हुए उसके द्वारा वाद, प्रतिवाद और संवाद की पद्धति के आधार पर मानवीय इतिहास के भविष्यकालीन विकास को निर्धारित कर दिया गया है। मार्क्स ने क्या किया है? वाद, प्रतिवाद और संवाद की पद्धति के आधार पर मानवीय इतिहास के जो विकास है भविष्यकालीन उसको निर्धारित कर दिया है। तो ये असंगतिपूर्ण बात कैसे होती है? यदि मानव स्वयं इतिहास का निर्माता है तो भविष्यकालीन विकास को निर्धारित कैसे किया जा सकता है? ऐसे किसी यंत्र का आविष्कार अभी तक नहीं हो पाया है जो भविष्य में मानव मस्तिष्क की समस्त गति को निर्धारित कर सके और उसके भविष्यकालीन विकास को पहले ही हमें बता सके। तो इस वजह से यह असंगतिपूर्ण धारणा मानी गई है। तीसरा है अत्यंत भौतिकवादी दर्शन है। मार्क्स की यह जो विचारधारा है अत्यंत और अनावश्यक रूप से भौतिकवादी भी है। मार्क्स का विचार है कि मानवीय चेतना भौतिक तत्वों के अधीन होती है। मानवीय चेतना भौतिक तत्वों के अधीन होती है। मानव जीवन में भौतिक संतुष्टि ही मानसिक संतुष्टि की आधारशिला और मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। मानव जीवन में मार्क्स का मानना है कि भौतिक संतुष्टि ही मानसिक संतुष्टि का आधार है और जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य भी है। किंतु मार्क्स द्वारा किया गया
मानवीय प्रकृति का मूल्यांकन अत्यंत संकुचित और त्रुटिपूर्ण है। केवल भौतिकवादी दर्शन के आधार पर एक आदर्शवादी दर्शन की सृष्टि नहीं की जा सकती। भौतिकवादी दर्शन के आधार पर एक आदर्शवादी दर्शन की सृष्टि ही नहीं की जा सकती। वस्तुतः मनुष्य में जो कुछ चेतना है उसी का महत्व उसके क्रियाकलापों में दृष्टिगोचर होता है। संसार में सर्वत्र चेतना शक्ति द्वारा जड़ शक्ति अर्थात भौतिक तत्व के संचालन के उदाहरण देखे जाते हैं। वस्तुतः जड़ पदार्थ में स्वयं कोई गति उत्पन्न नहीं हो सकती। यदि विवेक पूर्वक देखा जाए तो मार्क्स जिस सर्वहारा वर्ग की क्रांति का प्रतिपादन करता है उसका प्रेरक तत्व भी श्रमिक वर्ग में उत्पन्न वह मानवीय चेतना है जो उनमें पूंजीपतियों के विरुद्ध उत्पन्न होती है। कहने का मतलब यह है कि जो मानव की चेतना है वही भौतिक प्रकृति का आधार है, न कि भौतिक तत्व मानवीय चेतना का आधार है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था। चौथी जो आलोचना है वह है द्वंद्वात्मक पद्धति दोषपूर्ण भी है। ठीक है, इसमें क्या दोष है कि इतिहास एक अविरल निरंतर चलने वाली धारा है जिसमें न तो हमें कोई अंतिम अवस्था दिखाई देती है न कोई क्रांति द्वारा हुए भिन्न भिन्न परिवर्तनों की अवस्थाएं। न तो हमें कोई अंतिम अवस्था दिखाई देती है और न कोई अलग अलग अवस्थाएं हमें इतिहास में दिखाई देती हैं। मार्क्स ने जो विभिन्न सामाजिक अवस्थाएं बताई है, जो सामाजिक अवस्थाएं हैं उनका हम आगे आने वाले सिद्धांत में चर्चा करेंगे इतिहास की आर्थिक व्याख्या के अंतर्गत। वे किसी एक निर्दिष्ट समय पर अचानक नहीं आई। जो मार्क्स ने चर्चा की है सामाजिक अवस्थाओं की, वे किसी एक निर्दिष्ट समय पर अचानक नहीं आई। एक अवस्था दूसरी अवस्था में सैकड़ों वर्षों के बाद परिवर्तित हुई है। इसलिए मार्क्स की वाद, प्रतिवाद और संवाद की दशाएं केवल कल्पना मात्र है। जो मार्क्स ने सामाजिक अवस्थाओं की चर्चा की है उसके संबंध में यह आलोचना है। पांचवी आलोचना है द्वंद्वात्मक पद्धति खतरनाक भी है। किस मामले में खतरनाक है हम देखते हैं कि इसमें हम इस बात को मानकर चलते हैं कि मनुष्य बाहरी शक्तियों का अर्थात आर्थिक शक्तियों का दास है और उसमें इतिहास के क्रम को बदलने की शक्ति नहीं है। ठीक है भाई, द्वंद्वात्मक पद्धति यही तो मानती है कि जो भी विकास होता है वह आर्थिक तत्वों या भौतिक पदार्थ के द्वारा होता है और मनुष्य उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर सकता। यदि हम मार्क्स की विचार की इस पद्धति को स्वीकार कर लें तो मानवीय दर्शन और विचार में आदर्श और नए समाज की कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। जब मानव कुछ कर ही नहीं सकता, इतिहास में कुछ बदलाव कर ही नहीं सकता, जो मानवीय दर्शन है और विचार में जो आदर्श और नए समाज की कल्पना है उसके लिए कोई स्थान नहीं रहेगा। वास्तव में मार्क्स ने हमें एक प्रकार के भाग्यवाद से निकालकर दूसरे प्रकार के भाग्यवाद का रास्ता बताने का कार्य किया है। तो ये पद्धति खतरनाक है। छठा है मानवीय इतिहास उत्थान का ही लेखा नहीं है। उत्थान यानी विकास। द्वंद्वात्मक पद्धति इस दृष्टि से भी दोषपूर्ण है कि इसके अंतर्गत यह मान लिया गया है कि इतिहास का क्रम सदैव उन्नति की ओर रहा है, विकास की ओर रहा है। वास्तव में स्थिति ऐसी नहीं है। मानवीय इतिहास मात्र उत्थान का ही नहीं, उत्थान के साथ पतन का भी इतिहास है। लेकिन मार्क्स केवल बात करता है उन्नति की और उत्थान की बात करता है, पतन की वह बात नहीं करता। तो ये आलोचनाएं हैं जो मार्क्स के द्वंद्ववादी भौतिकवाद का जो सिद्धांत है उसके संबंध में विचारकों ने कही हैं। तो ये टॉपिक आज का पूरा होता है। धन्यवाद। और आप इस व्याख्यान की PDF फाइल को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, वहां से आप डाउनलोड करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। धन्यवाद।